अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब शो। मैं हूँ दुर्दाना नजम और आज हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है वसीम अल्ताफ साहब ने इस्लामाबाद से। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सर हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं जो कि डिफेंस मिनिस्टर ऑब्वियसली उन्हें कहते हैं, वो जो कि डिफेंस के अलावा हर मौजू पर बात कर रहे होते हैं और शायद उनकी कोई मजबूरी रही हो क्योंकि वो स्पोक्स पर्सन भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है पिछले दिनों। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में 27,000 केसेस हैं, जिनकी जो टोटल जो उसकी मिकदार बनती है 2600 अरब रुपए के 27,000 केसेस कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा हैं। ये मैं बात कर रही हूँ इनकम टैक्स के टैक्सेशन के हवाले से। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये पैसा जो कि कोर्ट्स में है और जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, एफबीआर भी उनके सामने बेबस है, अगर ये पैसा हमें मिल जाए तो पाकिस्तान को आईएमएफ पे जाने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान में एक सैलरीड तबका ऐसा है, बस वही टैक्स देता है, बाकी जो इशराफिया है वो टैक्स नहीं देती। सर ज़रा आप हमें समझाएंगे कि ये जो इतने सारे दो 2600 अरब रुपया, ये कौन सा ये पैसा कौन है, क्या है, और अगर वाकई ये हमें मिल सकता है या ये इसके भी कोई जो है वो कॉम्प्रोमाइजेज हो जाएंगे। मतलब कैन यू एक्सप्लेन, ये बुद्धि जरा बताएं कि है क्या ये। देखिए, आपने पहले ये कहा कि दिफा के अलावा जो हमारे वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, वो हर मौजू पे बात करते हैं। तो उसकी वजह ये है कि दिफा पे बात करने की उनको इजाज़त नहीं है। उन्हें हर मौजू पे बात करने की इजाज़त है सिवाय दिफा के। तो इसलिए वो दिफा की बात नहीं करते, पहली बात। दूसरा, ये जो 2600 अरब रुपया है, ये एक्चुअली वो केसेस हैं जिनमें के टैक्स पेयर्स अपील्स में हैं, यानी कमिश्नर अपील के लेवल पे या ट्राइब्यूनल के लेवल पे या हाई कोर्ट के लेवल पे या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे। तो वो जब तक फैसला नहीं हो जाता वो अमाउंट आप रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिटिगेशन में है। जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें एक बंदे पे आपने टैक्स लगा दिया 1 करोड़ रुपया। वो बंदा कहता है जी 1 करोड़ रुपया टैक्स नहीं बनता, मेरे ऊपर टैक्स बनता है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो 10 लाख रुपए मैं पे करता हूँ। आप कह रहे हैं नहीं, आपने 1 करोड़ रुपया पे करना है। तो वो फिर बंदा अपील में चला गया। तो इस तरह से क्या हुआ जी कि तकरीबन आपका 90 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया अगर उसने वो भी पे नहीं किया मिसाल के तौर पे, तो वो आपका वो अपील में है। वो जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक वो पैसा जो है वो आप रिकवर उस तरह से नहीं कर सकते। तो 2600 अरब रुपया बिल्कुल इस वक्त लिटिगेशन में है, उसका भी फैसला नहीं हुआ, वो प्रोसेस में है। और उसके बाद फिर जब फैसला होगा, और ये तो नहीं होता, ये तो देखें ना, ये तो एक लेंथी प्रोसेस है जो अपील्स का है। और वैसे हमारी जो अदालतें हैं, खास तौर पे जो हायर कोर्ट्स हैं, उनके तो इस वक्त मसाइल ही कुछ और हैं, कुछ और प्रायोरिटीज हैं। तो और दूसरा फिर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा 2600 अरब रुपया जो है वो सारे का सारा वाकई ही वो जस्टिफाइड हो। उसमें ये भी होता है कि बहुत से केसेस में आप बड़ी एक्सेसिव आप असेसमेंट कर देते हैं, और उसमें बहुत सा पैसा जो है वो जेन्युइन है भी नहीं है, वो डिमांड क्रिएट हुई हुई है। वो पैसा आपने अपनी तरफ से वो एक क्रिएट कर दी डिमांड, लेकिन वो क्या जस्टिफाइड है बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यानी देखें ना, बंदा कहता है जी 10 लाख टैक्स बनता है, आप कहते हैं 1 करोड़ बनता है, तो वो अब बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा करोड़ रुपया वसीम साहब, कर सकें। जी जी वसीम साहब दुर्गा। इतनी नौबत कैसी है कि इतना पैसा जो है वो लिटिगेशन में चला गया? इसका मतलब है कि कोई हमारे टैक्सेशन सिस्टम का कोई फ्लॉ है कि जिसकी वजह से, मतलब ये। और दूसरी बात ये है कि अभी वो ये भी कह रहे हैं कि हम एक ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं जिससे इसको एक्सपेडाइट करेंगे, ट्राइब्यूनल कोर्ट्स बना रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी इसके फैसले हों। तो प्रॉब्लम कहाँ है क्या? क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम भी हमारा बहुत कम्बरसम है, बहुत
मतलब वो इतना यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है, तो क्या ये उसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं या बहुत ये कोई बदमाशी है? बहुत से इश्यूज हैं जी, इसमें बहुत से इश्यूज हैं। ये एक्चुअली हुँ, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टैक्स लॉ था हमारे पास। हुँ, ये आपको 1979 का जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस था, वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था। हुँ, और लॉ जो होता है ना, लॉ ऐसा नहीं होता कि एक दिन में आपने बना दिया। लॉ फिर मैच्योर होता है, फिर केस लॉ हुँ, आता है, फिर उसमें आप तब्दीलियां करते हैं, फिर आप उसमें बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो इन्होंने 2002 में जब मुशर्रफ हुँ, इक़्तिदार में था, तो इन्होंने हुँ, एक ऑस्ट्रेलियन को कहा कि जी ये आप नया लॉ हमें बना के दें। तो वो हुँ, बंदा जिसका कि हमारा टैक्सेशन का, पाकिस्तान की टैक्सेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जो हुँ, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ था, हुँ, उसने ये लॉ बनाया और फिर उसके बाद उस लॉ को एनफोर्स कर दिया गया। तो लॉ में भी मसाइल हैं, फिर सिस्टम के अंदर मसाइल हैं, फिर ये है कि हमारा मुआशरा उस तरह से एक ऑब्लिगेशन महसूस नहीं करता इन जनरल कि जी हमें टैक्स पे करना चाहिए। लोग हुँ, कोशिश यही करते हैं कि उसको इवेड करें टैक्स को जनरली। हुँ, बहुत कम लोग हैं जो वाक़ई सही मानों में टैक्स देते हैं। और ये सिर्फ़ हुँ, ये हमारे आम ये सैलरीड लोग जो हैं, सैलरीड या वो मतलब अ, वो टैक्स देते हैं। बाकी जो बिज़नेस हुँ, क्लास है, वो तो काफ़ी कोशिश करते हैं कि टैक्स ना देना पड़े। अ, तो इस वजह से बहुत से मसाइल हैं, टैक्स लॉ के मसाइल हैं, लोगों के एटीट्यूड के मसाइल हैं, उसके हुँ। बाद फिर सिस्टम के मसाइल हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं। इस वजह से टैक्सेशन हमारे यहाँ बहुत ही इस वक़्त एक काबिल इस्लाह एक फ़ील्ड है। जी, सर गुलजार। आप ये बात बताएँ डॉक्टर वसीम साहब कि एक मुल्क को मतलब कार-ए-सल्तनत को चलाने के लिए मैं कहीं पढ़ रही थी कि 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। वैसे तो एक लंबी-चौड़ी लिस्ट होती है। उन 2 चीज़ों में जो सर-ए-फ़हरिस्त जो चीज़ उन्होंने बताई थी, एक तो लॉ एंड ऑर्डर यानी कि आप सस्टेन करें ऑर्डर को और दूसरा टैक्सेशन। तो कि टैक्स करना, टैक्स लेना कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी मुल्क को चलाने के लिए? और अगर बहुत इतना ही इम्पोर्टेंट है जी। जी। बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुल्क चलता ही टैक्सेशन के ऊपर है कि आपने पूरा निज़ाम हुकूमत आपने चलाना है। आपने हुँ, अ, लोगों को बहुत सी जो सहूलियात हैं वो प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं जी कि हमें सहूलियात नहीं मिलती, टैक्स इकट्ठा कर लिया जाता है। लेकिन आप देखिए कि अभी भी हमारे यहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं पब्लिक सेक्टर में या एजुकेशन है पब्लिक हुँ, सेक्टर में, वो बहुत चीप है वो। बहुत लोगों हुँ, को अभी भी बहुत सी सहूलियात मिलती हैं। आप सड़कों पे आप गाड़ियाँ चलाते हैं, सड़कें भी बननी हैं, पुल बनने हैं। आप को गवर्नमेंट ने बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं। उसके बिल्कुल। लिए पैसा आना है तो वो टैक्सेशन से ही आएगा ना पैसा वो। और तो सर हुकूमत हम जब कर्ज़ा लेते हैं तो इसका मतलब है कि टैक्सेशन तो अगर हम तो कर्ज़े पे चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने हमें से हमारा तो पूरा सिस्टम ही कर्ज़े पे चल रहा है। और शहबाज़ शरीफ ने जब अपनी मेडन स्पीच की थी पार्लियामेंट में पहली नेशनल असेंबली में उन्होंने कहा था कि हमारे तो जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं और हमारे उनको तक हम जो तनख्वाह देते हैं वो कर्ज़ों से देते हैं। तो सर ये तो इसका मतलब है कि जो मतलब वो जो टैक्स आ रहा है तो वो किस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है? वो इतना तो काफ़ी नहीं हो अगर होता तो फिर हम बाहर से कर्ज़ा ले रहे होते। देखिए जी 2 मेन हमारे ऐसे एरियाज़ हैं अ, जो सारा रेवेन्यू खा रहे हैं, सारा रेवेन्यू हुँ, वहाँ हुँ, पे जा रहा है। एक है हमारा डिफेंस और दूसरा है डेट सर्विसिंग। यानी हुँ, 2025 तक हमने 73 अरब डॉलर हमने हुँ, देने हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जो हमने कर्ज लिया हुआ है उसकी प्रिंसिपल हुँ, अमाउंट और उसका जो इंटरेस्ट है वो हमने पे करना है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें। और जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, डिफेंस एक्सपेंडिचर भी हमारा यानी एक बहुत मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 3000 अरब रुपया है। तो 3000 अरब अरब रुपया अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं, कुछ लोग इससे ज़्यादा कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा है। हुँ, कुछ लोग कहते हैं जी कि जो
डेट सर्विसिंग में हम पे कर रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा चंक जो है वो उस कर्जे की किस्तें हैं और उसका सूद है जो कि डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के हुँ, लिए लिया गया। यस। तो अब आप हुँ, हुँ, इससे अंदाजा लगा लें कि जहां पे आपका सारा रेवेन्यू 7,163 अरब रुपया हम इकट्ठा करेंगे इस साल, तो उसमें से आप ये देख लें कि अगर 3,000 इस पे चला जाता है आपके हुँ, डिफेंस पे, और हुँ, आपका लेट्स से आपका 3,500-4,000 आपका डेट सर्विसिंग में चला जाता है, तो ये बचेगा दो क्या? जो है ये तो सारा रेवेन्यू हुँ, खा गया आपका। उसके बाद तो फिर आपने हुँ, कर्जे लेने हैं ना, उसके हुँ, बाद तो आप कर्जे लेंगे, बाकी मुल्क भी आपने चलाना है, तो उसके हुँ, लिए तो कर्जे लेने पड़ेंगे। तो बात ये हुँ, है कि ख्वाजा साहब जो है ना वो ये कह रहे हैं जी कि टैक्स लगाया जाए उन लोगों पे जो ऑलरेडी जिन पे काफी टैक्स लगा हुआ है। यार आप हुँ, अपने एक्सपेंडिचर क्यों नहीं कम करते? हुँ, हुँ, आप एक्सपेंडिचर कम करें ना, आप बजाय इसके कि टैक्स लगाते जाएं लोगों पे, ऑलरेडी लोगों हुँ, के लिए जीना दूभर हुआ है इस वक्त। हुँ, यानी बिजली के रेट्स आप देखें, गैस के रेट्स देखें, आप फ्यूल की प्राइसेस चेक करें, हुँ, लोगों के लिए तो अब जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है और आप फिर मजीद टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। हुँ, और बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनको आपने बिल्कुल एग्जेम्प्ट किया हुआ है। मसलन फौजी फाउंडेशन कोई टैक्स नहीं पे कर रहा, हाँ जी, आर्मी वेलफेयर शहीदों के ट्रस्ट कोई टैक्स पे नहीं कर रहा। हुँ, आप उनसे टैक्स, आपने उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। हुँ, ठीक है, तो आप खर्चे कम करें ना अपने, बजाय इसके कि आम लोग जो हैं उनको मजीद आप ओवरबर्डन करें टैक्सेस से। तो मेरा ख्याल है इस पे फोकस करने की जरूरत है, ख्वाजा साहब को हुँ। भी और बाकी लोगों को भी। जी। तो सर ये जो हम लोग क्या रिफॉर्म जो टैक्सेशन का कहते हैं कि जी रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। वो कौन से रिफॉर्म्स हैं जो आईएमएफ भी इनको कहता है कि जी बल्कि हम शब्बर ज़ैदी साहब को जो बहुत दफ़ा वो कहते हैं कि जी ये पूरा सिस्टम जो है एफबीआर का ये फ्लॉड है, यहाँ जो है वो लीकेजेस का बहुत ज़्यादा इसमें वो है प्रॉब्लम्स है। तो सर कौन-सा ऐसा मतलब अब कौन से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि जो ये टैक्सेशन सिस्टम ठीक हो और एलीट को जो है वो इसमें लाया जा सके कि वो भी पैसे दें इसमें? देखें जी, मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास विल है, अगर आप हुँ, वाकई हुँ। चाहते हैं कि हुँ, वो जो पावरफुल तबके हैं इस माशरे के वो भी हुँ, टैक्स दें, तो मेरा हुँ, ख्याल है कि मामला फिर ये रिफॉर्म्स का नहीं है। रिफॉर्म्स की बात हर कोई करता हुँ, है, लेकिन जो करने वाला काम है वो कोई नहीं करता। वो क्या रिफॉर्म्स सर? क्या होंगे? रिफॉर्म्स ये होंगे जी, अफसरों की जी कैपेसिटी बिल्डिंग करें जनाब, हुँ, डिजिटाइजेशन करें जी, और दफ्तरों में जी हर एक के पास एक लैपटॉप हो, और इनको हाँ। जी इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, कुछ ट्रेनिंग हुँ, हुँ, सेशंस करें इनके, हुँ, और गाड़ियां दे दें इनको। यार ये क्या है? हुँ, ये तो होता रहा है और बड़े अरसे से हो रहा है ये। हुँ, लेकिन दूसरी तरफ आप जो पावरफुल तबके हैं जिनके पास से आपको टैक्स रिकवर करना हुँ, चाहिए, वहां पे फिर आप खामोश हो जाते हैं बिल्कुल, और फिर आप घूम फिर के आप कहते हैं रिटेलर के ऊपर आप आ जाते हैं कि रिटेलर को पकड़ हुँ, लें। आम बंदा जो है जी, वो उस पे भी मजीद टैक्स लगा दें। तो ये चीजें जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि ये एटीट्यूड का मसला है, ये सिस्टम का मसला नहीं है। सिस्टम सिस्टम का मसला नहीं है। जी, सिस्टम का इश्यू नहीं है कोई भी। ये मसला जो है ये आपकी विल का है, या आपकी डिटर्मिनेशन का है, आपके एटीट्यूड का है। जी, अच्छा दुर्दाना। सर एटीट्यूड से बात आया, एटीट्यूड तो हमारा बहुत ही करप्ट हो गया हुआ है ना, मतलब जो खबर आती है वो एक अजीब अजीब ही एक मतलब शर्म से सर झुका हुआ है, वो उठ ही नहीं रहा। मतलब रोज़ एक ऐसी खबर आती है कि अभी एक खबर ये लाहौर की है, हमारे पंजाब की है कि जी यहाँ जो जहाँ एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं, वो बिके हुए हैं। यानी कि जिस जगह पर एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो सेंटर बिका हुआ है। यानी सेंटर बिका हुआ तो सीधा-साधा मतलब ये है कि वो तसल्ली दे दी होगी माँ-बाप को उनसे पैसे लेकर कि जी यहाँ से आपके बच्चों की जो कॉपियाँ जाएँगी, वो जब एग्ज़ामिनर के पास जाएँगे तो वो पास ही होंगे, फेल नहीं होगा कोई बच्चा वहाँ। यही मतलब है ना सर अगर अगर आपने एग्ज़ामिनेशन पूरा का पूरा सेंटर तो सर ये कैसे मतलब इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई माई-बाप नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है।
ये बड़ा पुराना सिलसिला चल रहा है, अब ये ज़रा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहा है। सेंटर बिकने का मतलब ये है कि उस सेंटर में जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो उनको इजाज़त है नकल करने की, वो नकल कर सकते हैं अपने तौर पे। जी, जी। तो वो वहाँ पे फिर उनको काफ़ी छूट होती है इस लिहाज से कि वो बाहर से भी वो कारतूस जिनको कहते हैं, वो आ जाते हैं हुँ, और वो उनको देख के वो वहाँ बैठ के कर लेते हैं, या फिर ये है कि कैंडिडेट की जगह कोई दूसरा बंदा वहाँ बैठ के इम्तिहान दे रहा है, ठीक है? जी, और जी। इस तरह भी होता है। तो वो फिर पूरा सेंटर जो है ना, उस सेंटर में एक तरीके से चीटिंग को पैटर्नाइज़ किया जाता है। कि वहाँ पे मिसाल के तौर पे वो सेंटर जो है वो यूँ है कि फ़र्ज़ करें कि एक कोई किसी कॉलेज का कोई असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है। तो हुँ, उस हुँ। उस असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को एग्ज़ामिनेशन ब्रांच वाले एक ख़ास सेंटर में लगा देते हैं और पहले से अंडरस्टैंडिंग होती है, पैसे उससे ले लेते हैं। हुँ, वो उस हुँ। एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाके फिर जब सुपरिटेंडेंट लगेगा तो उसको आज़ादी होगी वहाँ पे कुछ का भी करने की। वो फिर करने की। कैंडिडेट्स जो होते हैं बहुत से, वो पता करवा लेते हैं कि सुपरिटेंडेंट कौन है। तो इम्तिहान शुरू होने से पहले वो उससे राब्ता कर लेते हैं और राब्ता हुँ, करके फिर तय हो जाता है जी कि फ़ी पर्चा कितने पैसे लिए जाएँगे। तो वो फिर उनको वो नकल करने देता है। और नकल करने के फिर बहुत से तरीके हैं कि बाहर से एड आ रही है, या फिर मिसाल के तौर पे किसी कैंडिडेट की जगह कोई और बैठ के इम्तिहान दे रहा है। जी, जी। तो इस तरह और भी बहुत से तरीके हैं। जी, तो बिल्कुल सर हो रहा है लेकिन जी। ये मेरा सर ये तो मतलब मज़ीद जो रहा-सहा एजुकेशन का मयार है, मतलब क्वेश्चन तो ये है कि मतलब इसका मतलब है कि कोई देख मतलब किसी को कोई फ़िक्र ही नहीं है कि सिंध में तो ये बहुत होता है, हर जगह होता है, बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं। लेकिन अगर हमने डेवलपमेंट करनी है या कोई तरक्की करनी है, तो उसकी तो पहली नींव तो एजुकेशन ही है ना। ना हम उसमें बजट उसका बढ़ा रहे हैं, ना हम उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अभी तो बल्कि जो एक और खबर है कि लाहौर क्योंकि हमारा हमने बच्चों को मुफ्त तालीम देनी है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन 25 ए और एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन हमने उनको मुफ्त किताबें दी। पंजाब में नया तालीमी साल शुरू हो गया है और किताबें भी नहीं अभी तक बच्चों को मिली। तो ना हम किताबें देते हैं, ना हम बच्चों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ना उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, ना ठीक तो सर फिर ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा? ये तो हमारा फिर एजेंडा क्या है? क्या ज़रूरत है तरक्की करने की? ठीक है, जो भी है चल रहा है और हम खुश हैं इससे, मुतमईन हैं कि ठीक है, जो भी हो रहा है। बात ये है जी कि बहुत बुरे हालात हैं। यानी हुँ, हकीकत ये है कि जो नकल करके आ रहे हैं और जो रटे लगा के इम्तिहान पास हुँ, पास करके आ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है उनमें, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क हुँ, नहीं है। वो भी तकरीबन यही हुँ, चीज़ें हैं, उनको भी हम हुँ, साइंस सब्जेक्ट्स में इस्लामियात पढ़ा रहे हैं। जी, साइंस जी, जी, सब्जेक्ट जी। में हम उनको इस्लामियात हुँ, पढ़ा रहे हैं और हम उन्हें जो असल हमारी तारीख़ है, वो नहीं पढ़ा रहे, उसको छुपा रहे हैं। हम उन्हें हुँ, जाली तारीख़ पढ़ा रहे हैं और साइंस के मज़ामीन का हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। हुँ, टीचर ट्रेनिंग हमारे यहाँ है नहीं। करिकुलम और जो फिर है वो इस कदर टेम्पर्ड है और इस हद तक उसमें हमने वो एक तरह से मिलावट कर दी है। बहुत सी झूठ चीज़ें शामिल शामिल कर झूठ शामिल हुँ, कर दी है और हुँ, जाली फसाने हमने उसमें डाल हुँ, दी हैं। तो बात ये है जी कि अब किस चीज़ को रोएँगे आप? यानी आप हुँ, देखें ना कि आपके इस वक़्त जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उनमें हुँ, दुनिया की पहली टॉप की जो 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आपकी कोई यूनिवर्सिटी आती ही नहीं है। आती नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ आपकी मदरसे बने हुए हैं। आप जाके हुँ, देखें वहाँ, जी, वहाँ जी, पे क्या जी। पढ़ाया जा रहा है। आप स्टूडेंट्स के हुलिये देखें, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि यार ये क्योंकि की जो आपकी जो अपीयरेंस होती है ना, वो बताती है कि आपके दिमाग के अंदर क्या है। हुँ, तो आप उनको जाके देखें, उन स्टूडेंट्स को देखें कि वो हुँ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं लगेंगे, वो किसी मदरसे के स्टूडेंट्स लगेंगे आपको। हुँ, और टीचर्स जो उनको पढ़ा रहे हैं,
जो साइकोलॉजी की क्लास में या फिजिक्स या केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ा रहे हैं उसमें आधी तो इस्लामियात होती है। जी जी और सर, एग्जैक्टली। जिस टीचर ने लेक्चर तैयार नहीं किया वो इस्लाम पे लेक्चर देना शुरू कर देता है। यस सर। तो जहाँ पे ये हालात हों, और इम्तिहानों में जब इम्तिहान होता है तो फिर ये आपने अभी खुद ही बता दिया कि 80,000 में सेंटर पूरा बिक गया। हम्म। तो जहाँ पे ये हालात हों वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वैसे एजुकेशन हमारा कोई प्रायोरिटी एरिया है भी नहीं है कि हम हम्म। कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, आप खुद देख सकते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि सर, ये जी किस तरह जी से जी अब बताइए। हम अगर हम मजाइल बना सकते हैं तो हम अच्छी यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं देखिए हो ना, सकता कि महंगाई अगर तो हम उसके लिए साइंसदान बुला सकते हैं, उसके लिए कर्जा ले सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते कि प्रायोरिटी नहीं है मतलब ना, इससे। प्रायोरिटी नहीं है। फिर जो ताकतवर हल्के हैं वो, हम्म। उनको फायदा मिसाइल बनाने में नजर आता है, उनको फायदा इस चीज में नजर नहीं आता कि बच्चों को तालीम देनी है, बच्चों को एक कारामद और मुफीद शहरी बनाना है एक मॉडर्न वर्ल्ड में। ये तो प्रायोरिटी एरिया नहीं है ना, प्रायोरिटी एरिया तो कुछ और है। तो इन हालात में तो फिर ऐसे ही होगा। तो बहुत इस वक्त हालात खराब हैं एजुकेशन के। एजुकेशन सर ये का नाम रह कैसे गया। नहीं देते? अभी बलोचिस्तान की एक वीडियो वायरल हुई है। बलोचिस्तान में वैसे तो ये आम है, बलोचिस्तान में वहाँ टीचर्स को 3-3 महीने हो गए तनख्वाही नहीं दी। आपने देखा होगा कराची में भी टीचर्स जो है वो गवर्नर हाउस के सामने जाकर बैठ जाते हैं, फिर उनको वो मार कर वहां से, मतलब टीचर्स का ये एहतराम है कि फिर उनको लाठी चार्ज किया जाता है, उन पर टीयर गैस चलाई जाती है, फिर उनको वहां से डिसमिस किया जाता है। तो तनख्वाहें भी नहीं मतलब टीचर्स को, तो ये तो आम एक रवैया है। तो फिर पढ़ाई तो सर फिर जब टीचर्स का एहतराम ही नहीं जाहिर है है तो कि पढ़ेगा। टीचर टीचर्स अगर मुतमईन नहीं होंगे, ठीक है जी, तो हम्म। तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। अब जिस बंदे को तनख्वाह नहीं मिली 4-5 महीने से, वो क्लास के अंदर उसका क्या लेवल होगा मोटिवेशन का, आप खुद सोचे ना। सर अभी उसका मैं बात मोटिवेशन। कर रही थी अपने अपने एक इंडियन फ्रेंड से बात कर रही थी, वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ सबसे बेस्ट तनख्वाहें टीचर्स को दी जाती है। हम तो अमेरिका का सुनते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इंडिया में बड़ी अच्छी तनख्वाहें, वो कहते हैं जी टीचर्स को सबसे अच्छी तनख्वाहें यूनिवर्सिटीज में और स्कूल्स में दी जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ही सही बात। क्योंकि और देखें, टीचर ही ने आपकी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनकी एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है टीचर ने। हम्म। तो टीचर का मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है, और टीचर की प्रॉपर ट्रेनिंग ये बहुत ज़रूरी है। तो जब टीचर ही आपका गैर मुतमईन होगा तो वो फिर क्या एजुकेशन आगे बच्चों को देगा, और किस तरह का फिर स्टफ आगे आएगा। तो बिल्कुल आप सही और कह सर रही हैं कि यही वजह है कि अभी सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि जी आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो स्किल्ड नहीं है। ये भी 1-2 दिन पहले की खबर है। उन्होंने कहा है कि जी हम आपके यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स लेंगे नहीं, क्योंकि वो स्किल उनको उनके पास स्किल्स ही नहीं है, वो स्किल्स जो हमें चाहिए। बिल्कुल ये तो फैक्ट है सर जी इस तरह का आपका। मतलब है कि ऐसा। हम्म। ऐसे ही है, यानी स्किल्स भी नहीं है, फिर वो आउटपुट भी कोई नहीं है। यानी आप हम्म। देखें कि मैं दावे से कह सकता हूं कि एक चीनी मजदूर जो है ना वो 10 पाकिस्तानी मजदूरों जितना काम करता है एक दिन में। हम्म। और एक पाकिस्तानी जो कह लें कोई प्लम्बर है या इलेक्ट्रिशियन है, उससे कई गुना ज्यादा स्किल्ड वो लेट से चाइनीज या कोरियन या जर्मन वो टेक्नीशियन है। हम्म। स्किल्स नहीं है इनके पास, स्किल्स नहीं है। हम्म। और उसके बाद फिर ये है कि हार्ड वर्किंग नहीं है। अभी आजकल वो असल बात ये। रोजे चल रहे हैं, आजकल तो बिल्कुल आप देख लें, आप कहीं चले जाएं वो हम्म। काम हो ही नहीं रहा। काम बिल्कुल हो ही नहीं रहा। कहीं पे भी किसी जगह चले जाएं काम नहीं कर कहीं रहे, भी रोजा रखा हुआ है। काम नहीं कर रहे। तो ऐसे ही है जब सर। आपने रोजा रख लिया तो बस फिर आप आराम करें। फिर आपको क्या जरूरत है काम करने की। आप बल्कि किसी को कुछ कहता है तो वो गुस्से में आ जाता है कि यार मैं रोजे से हूँ, आप क्यों मुझे कह रहे हैं कि मैं ये अपना काम करूं। मैं क्यों करूं अपना काम, मैंने तो रोजा रखा हुआ है।
तो जहाँ पे ये एटीट्यूड हो, एटीट्यूड होगा। हाँ, दफ्तरों में आप चले जाएँ आजकल, लोग हुँ, जमाइयाँ ले रहे होते हैं, सो रहे होते सही हैं बात है। हुँ, और वो चूँकि रोज़ कोई काम नहीं, जो काम है जी ईदों बाद जी। सही बात है। काम के लिए ईदों बाद, है जी। अभी नहीं करेगा वो, कर सकता है, हुँ, लेकिन उसने रोज़ा रखा हुआ है। हुँ, तो बस वो मतलब बहुत से इश्यूज़ हैं जी, ये बहुत हमारी अच्छी जो बात सही बात है। लेबर है वो तो बिल्कुल यानी हर लिहाज से वो मतलब आप देख लें कि उसमें डेफिसिट वसीम है। साहब, ये लेबर का भी डेफ़िशिट है और जो लेबर को मॉनिटर करते हैं, जो हाकिम हैं, चाहे वो घर की कोई मेम साहब हो या कोई दफ़्तर का कोई मैनेजर हो या डायरेक्टर हो, उनके रवैये भी बहुत ही अफ़सोसनाक हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी-सी बात करके हम प्रोग्राम मेरा एक तकाज़ा होता है अपने घर में भी और मैं कहती हूँ कि यार आप लोग हम जब नौकर रखते हैं, आप उसको एक अच्छी तनख्वाह दें बजाए इसके कि आप उसको ये कहते हैं कि मैं तुम्हें 8,000 दे दूँगा, लेकिन साथ में मैं तुम्हें आटा भी दूँगा महीने का, मतलब सदक़ात भी देते हैं, खैरात भी देते हैं। आप उसको वो सब कुछ ना दें, आप एक अच्छी तनख्वाह दे दें। उसकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स भी कायम रहे और उनके अंदर ये एक एहसास से ज़िम्मेदारी भी पैदा हो। लेकिन नहीं, हमने तनख्वाह कम देनी है और फिर वो खैरात का एक कितना लंबा-चौड़ा प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया हुआ है, इस सोच के साथ कि जी पता नहीं हमारे पे कौन-सी मुसीबतें आने वाली हैं, जो सारी टल जाएँगी एकदम ही। तो ये जो खैरात का जो सिस्टम है ना सर, मेरा तो पूरा वसीम साहब ये यकीन है कि पाकिस्तान को ये ले डूबा सारा। बिल्कुल ठीक है। नहीं, हमने तो इसको सबका इंस्टीट्यूशनलाइज़ किया हुआ है ना। हमने तो जी और इंस्टीट्यूशनलाइज़ कर लिया इसको, ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये क्या है ये? ये खैरात है ना। ये आप खैरात दे रहे हैं लोगों को। लेकिन आप सर ये लोगों तो को पूरी दुनिया में होती है, जिसमें आप एक बेसिक सिक्योरिटी जो बहुत गरीब तबका होता है, ये तो स्पेन में बहुत सारी जगहों पर होता है, कंडीशनल होता है पर ये मतलब ये जो सपोर्ट होता है, ये सेफ्टी नेट जो होती है। लेकिन सर यहाँ तो कोई कंडीशनल नहीं है ना, यहाँ तो बस पैसा दे ही जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे उसका आउटपुट क्या है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो आप का फ़ोकस होना चाहिए लोगों को स्किल्स देने पे, लोगों की हुँ, कैपेसिटी बिल्डिंग करने पे कि लोग अपने तौर पे खुद कुछ ऐसा काम कर सकें कि अपने आप को सस्टेन कर सकें। जब आप पैसा देते हैं ना पैसा, तो हुँ, आप एक तरह से फिर एक ख़ास एटीट्यूड प्रमोट कर रहे होते हैं जी कि बस अब पैसा हासिल हो जाए किसी भी तरीके से, तो बस ज़िंदगी बस ठीक है जी, गुज़र जाएगी। इसी तरह पैसा ले लेके यानी ये भिखारी वाला एक वो आप बिल्कुल, बिल्कुल रवैया वही सर रवैया भिखारियों वाला है। पैदा कर जी। तो हुँ, ऐसे नहीं आपकी बात सही थैंक है कि लोगों को हाँ, हाँ, लेकिन मैं आपको वैसे एक और भी बात बताऊँ कि फिर होता ये है ना कि जब आप पैसा ले रहे होते हैं ना कैश में, हुँ, बगैर हुँ, किसी मतलब कुछ कुछ दिए बगैर आप पैसा ले रहे हैं ना, तो हुँ, फिर हुँ, आपके अंदर वो एक भिखारियों वाला जो एटीट्यूड है ना, वो भी डेवलप हो जाता है। फिर आप हर डेवलप तरफ हो जाता है। देखते हैं कि आपको पैसा मिल जाए कहीं से, किसी भी सारा तरीके से पैसा मिल मिल जाए। जाए। और वो सर तो वही ऊपर से ट्रिकल डाउन हुआ है, पूरा मिज़ाज जो है ना, पूरी कौम का मिज़ाज हड-हरामी और भिखारियों वाला मिज़ाज बन गया हुआ है हमारा वही ना, अनफॉर्च्यूनेटली। अब देखें ना कि एक फ़कीर जो है वो भी पैसे माँग रहा है और उसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी बाहर जाके वो हाथ फैला के खड़ा है, जी मुझे भी कुछ दे दें आप। कुछ तो दे दो, वज़ीर-ए-आज़म और फ़कीर दोनों एक ही काम कर रहे हैं एक ही काम कर रहे हैं। कि पैसा बस मिल जाए, भीख मिल जाए तो इस भीख से हम फिर आगे आज और कल और काम परसों का दिन निकाल लेंगे, उसके बाद फिर देख लेंगे क्या करना है। या आज का दिन निकालेंगे, कल देख लेंगे, कल क्या करना है। तो हुँ, ये रवैये पैदा हो चुके हैं इस वक़्त कौम के अंदर कि बस पैसा भीख मिल जाए कहीं से, पैसे मिल जाएँ। ब्रेक मिल जाती है। जी, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक ओके।